सूखी नदी का पुल। इसमें बोल रहा है गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी। रेलवे स्टेशन तो सभी जानते हो। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, लीलावती उछाल भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। जैसे ही क्या रुका, क्या कर रहे हो? दे रहा तो मेरे को छड़ी थोड़ा सा, तो पेन बाद में भी दिया जा सकता है, जब पढ़ा रहे तो बीच में देखो पढ़ा रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी मत किया करो, सिर्फ सुनो। समझ में आया? अगर ऐसा करना तो पीछे में बैठा करो। आया समझ में? तो क्या कर रहा है तुम? रखो इसको, कलम को। समझ नहीं आ रहा जब बोल दिए कि नहीं करना है तो? देखो यहाँ क्या बोल रहा है, गांव के रेलवे स्टेशन में गाड़ी ज्यों ही रुकी तो लीलावती उछाल भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। लीलावती नाम की कोई महिला है जो प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगती जैसे ही रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। तो पूरी उम्मीद थी कि नहर से कोई न कोई आया होगा, मतलब उसे लग रहा था कि नहर से कोई आने वाला है। समझ में आया? क्यों वो देख रही थी प्लेटफॉर्म की ओर? हाँ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई ना कोई आएगा नहर से। नहर जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है बताओ कोई? माँ का घर। गुड। आगे देखिए, वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुए थी। भैया थे, दोनों भतीजे थे। भैया थे और कौन थे? दो भतीजे थे, सुरेश और नरेश, और एक कोई अपरिचित था। समझ गए? जिसको वो जानती नहीं थी। यानी उसके भैया थे और उसके दो बेटे थे। किसके? भैया के दो बेटे, उसका क्या हो गया? भतीजा ही तो हुआ। दो भतीजा, भतीजा का नाम क्या था? सुरेश और नरेश। बड़ा दबंग है, याद रखना इसका नाम, ठीक है? एक सुरेश है, दूसरा क्या है? नरेश है। और एक कोई अपरिचित था जिसको वो जानती ना। अपरिचित मतलब जिसको आप नहीं जानते हो। तो कौन नहीं जानती थी उसको? लीलावती। ठीक है। अपनी आगवानी में इन सब को आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरसाए हो। उनका मन बहुत अधिक हर्षित हो गया। किसका मन बोलो? लीलावती को। जब भी देखोगे ना कोई आप सब लड़का सब को ये सब फील नहीं होता, लड़कियों का अधिकतर फील होता है। तो उनकी शादी हो जाता है तो उनको आशा रहती है कि कोई ना कोई आए मायके से, यानी कि माँ के घर से कोई ना कोई आए। और जब आती है तो उसका मन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जैसे सूखी प्यासी। सूखी प्यासी मतलब क्या? वह धरती जो क्या है? एकदम सूखी है, उसको पानी की प्यास है। और जैसे ही उसको पानी मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उनका प्यास बुझ जाएगा। उसी तरह बोल रहा है जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हो। आया समझ में? आगे देखिए, स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। जीप, लीलावती को प्रसन्नता मतलब प्रसन्न होना चाहिए था जीप देखकर, लेकिन मन को जाने क्यों ठेस सी लगी। मतलब जीप का नाम सुनते हैं उसके मन में क्या लगी? ठेस। किसके मन में? लीलावती के मन में। उसने तो सोचा था टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी आई होगी। उसने सोचा था कि बैलगाड़ी से आए होंगे मेरे भैया, लेकिन किससे आए थे? इसी वजह से उन्हें क्या पहुंची बोलो? ठेस पहुंची। तो अगर पूछ लीलावती को क्यों ठेस पहुंची तो आप क्या बोलोगे? हाँ, देखो उनका छोड़ो, आप सबको भी ठेस कब पहुंचता है? जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है तो। नहीं समझे? जैसे आपको रसगुल्ला खाना और रसगुल्ला की पूर्ति ना हो तो आपको ठेस पहुंचेगा ना। उसी तरह उनकी इच्छा थी कि वो आए बैलगाड़ी से, लेकिन आया किससे? जीप से, इसलिए उनको ठेस पहुंचा। आ जाओ, मिल गया किताब? देखो तब तो निकाल लो पेज नंबर 91। हाँ, बैठ जाओ पहले आराम से। इतना परिश्रम से लाया ये, अपने ही घर में था भाई। तो है, एक ही बार निकाल लिया तो। देखो नीचे वाला पैराग्राफ से, तीसरा पैराग्राफ। तो देखो बोलती है, लीलावती बोलती है अपनी जीप है बुआ। नहीं, वो उसका जो सुरेश और क्या था ये नरेश था ना, वो लड़का बोलता है मतलब लीलावती से कि अपनी जीप है बुआ। बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा था। एक सुरेश है, एक नरेश है। बोला कौन था?
सुरेश। ठीक है, नरेश जेब के पास खड़ा था और बार बार अपनी पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था। पैंट में जेब होता है ना, उसको टटोल रहा था। समझ गया? जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज निकाली और झट से तौलिए में लपेट दिया। झट से क्या कर दिया? अब पता नहीं क्या निकाला, काली सी कुछ था। समझ गया? अब देखो, उससे प्रश्न पूछ रहा है, तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश? कौन पूछ रही है? लीलावती। तो बोल रहा है कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है। क्या बोला? कुछ नहीं बुआ, क्या है? पिस्तौल। पिस्तौल समझे? हाँ, बोला पिस्तौल है। समझा? तो लीलावती चौंक गई। पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्चीदार? लीलावती को क्या बोलता था? बुच्चीदार। उसका भैया बोलता है इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्चीदार, ऐसा बोलते हैं। किसको बोला? लीलावती को। अब देखो, भैया के मुंह से बुच्चीदार संबोधन कितना प्यारा लगा, कितना सुख लगा था लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा। उनके खादी कुर्ते की जेब भी फुली हुई थी। अब भैया का भी कुर्ता क्या था? खुला हुआ। कुर्ता में जो जेब था वो भी क्या था? खुला हुआ था। अब पता नहीं उसमें क्या था। देखो तो बोलती है, कौन बोलती है? लीलावती बोलती है आपकी जेब में भी है। बोलते हाँ है, लाइसेंस वाली है ना। क्या बोली? लाइसेंस वाली। उसका लाइसेंस बनता, आप सबको पता है ना? हाँ, लाइसेंस वाली है। तो भैया हंसने लगे थे। बोलते अरे नहीं, तो मतलब वो पूछी थी कि लाइसेंस वाली है ना, तो बोलते अरे नहीं, लाइसेंस वाइसेंस नहीं, अपने गांव की बनी है, कंट्री मेड है, लाइसेंस वाली नहीं है, अपने ही गांव में उसको बनाया था। लीलावती के वयस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया की जेब में पिस्तौल, समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदार। कौन बोला इसको? सलाई बोला, समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदार, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब अब रखना पड़ता है। गाँव अब पहले वाला गाँव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए, निजी सेनाएं हो गए, जमीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ क्या थी? जमीन है, वह तो समझो गिद्ध के लिए मांस का लोथरा बन गया है। क्या बन गया? लोथरा बन गया। यानी कि समझ लो, उस जो 5 एकड़ की जमीन थी किसकी थी? लीलावती की। उस पे सबकी नजर पड़ी हुई थी। कोई चाहता हम ले ले, कोई चाहता हम ले ले, तो उसी के लोकर था विवाद। ये देखो आगे, भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा, हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। हम लोगों की भी क्या है? अपनी सेना। अपनी सेना समझ रहे हो ना? 4-5 लोग के गुंडा, मतलब 4-5 लोग मिलके गुंडागिरी जो करते हैं वो सेना सब नहीं बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ। भैया कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्चीदार, अब अपनी जमीन का नौच हो कुछ करके ही जाना। चलती जीप की घबराहट में सामने बैठे भैया बोलते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। लीलावती का जब विवाह हो रहा था, उनका कन्यादान होता है ना, कन्यादान के समय उनके पिताजी ने 5 एकड़ जमीन दिया था। 5 एकड़ इसको गुना कर सकते हो 1.5 बीघा से। 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है, समझ गया? इतना कर सकते हो। तो दान में दी था। वही जमीन भैया के जी का जंजाल बनी हुई है। समझ गया? कब तक करते रहे जमीन की हिफाजत, केस मुकदमा, यह सब अभी कैसे बता दें। बरसों बाद नैहर लौटती बहन बुच्चीदाई को। ठीक है ना? अब नैहर कौन लौट रही है बोलो? लीलावती हो। उसको भैया क्या बोलते हैं? बुच्चीदाई। ठीक है। 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही है। पिछली बार माँ के श्राद्ध कर्म पर आई थी, यानी कि माँ भी उनकी मर गई, श्राद्ध पर आई थी। सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को। याद आ रहा है कि गांव का नैहर सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है। रियली में जब आप कहीं और जाओगे और उसके बाद आप याद करोगे कि मेरा पूरा गाँव था, उसमें एक लड़का भी था, अनुज था, प्रिंस था, इस तरह की बातें याद आता है ना। फिर जब आओगे यहाँ तो बहुत ज्यादा याद आता है। तो ये सारा चीज बोल रहा है वो, कि बोल रहा है माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है।
यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है और गांव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रही है लीलावती को। यानी गांव में जो रिश्ता होती है वो शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। शहर में आपको कोई नहीं पहचानने वाला। पहचानता है क्या? सब अपने काम में रहते हैं। सबसे ज्यादा याद आ रही है सहेलिया माँ की। किसकी याद आ रही है? सहेलिया माँ की। देखना सहेलिया माँ कौन है। देखिए, मुंबई में जब जब नैहर की याद आई तो खवास टोली की वह सहेलिया माँ सबसे ज्यादा याद आई। तो सहेलिया माँ कहाँ की थी बोलो? खवास टोली की। माँ कहती थी सहेलिया माँ खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है। वो क्या बोली? सहेलिया माँ क्या है उसकी? दूसरी माँ। किसकी? लीलावती की दूसरी माँ है। ठीक है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। समझ में? हाँ, माँ कहती थी जब तुम जन्मी थी अपना दूध नहीं उतरता था, यानी उनकी माँ से दूध नहीं होता था तो किसकी दूध पीती थी? सहेलिया माँ की। डॉक्टर मतलब डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सब हार गए। गाय बकरी भेड़ी किसी का दूध तुमको पचता नहीं था। एकदम मरने को हो गई थी तुम। तब सहेलिया माँ सामने आई, नई नई लड़कोरी बनी थी, नई वो उनकी भी शादी हुई थी। समझ गए? गोद में बेटा था कलेसर, यानी सहेलिया माँ का जो बेटा था, बेटा का नाम क्या था? कलेसर। उसको सभी कलेसरा बोलते हैं। समझ गया ना? हाँ। और जो इसकी थी यानी कि लीलावती थी, उसकी माँ से दूध नहीं उतरता, जिसके कारण उसको किसका दूध पीना पड़ा था? सहेलिया माँ की। लेकिन सहेलिया माँ की एक और बेटा भी था, ध्यान रखना। नाम था क्या? कलेसर नाम था। उसी ने अपना दूध पिला कर तुमको जिंदा रखा। किसने? कोई कलेसर तो नहीं सोच रहा है? नहीं, किसने? सहेलिया माँ। आप देखो, जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोले मोहल्लों को पीछे की ओर भगाते देख रही। सीमेंट का पुल आ गया। किसका पुल आ गया? सीमेंट का पुल आ गया। अब ये किसका पुल होता है? सीमेंट का ही तो होता है। या तो सीमेंट का होगा, नहीं तो लोहा का होगा। काम चलाओ के लिए लोहा का होता, नहीं तो सीमेंट का होता है। सीमेंट का पुल आ गया। सूखी नदी का पुल। वो आश्चर्य से पूछती है सूखी नदी का पुल क्या हुआ? पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था। काठ मतलब लकड़ी का पुल था। समझे बात को? कठपुल्ला था। नदी सूख गई है, अब रेत ही रेत है। रेत की नदी है। अब किसकी नदी है? रेत की नदी है। जीप दरवाजे पर लगी। एकदम बदल गया है घर द्वार। ठीक है ना? अब कहाँ आई है? कहाँ पहुंची? किसके घर? मायके पहुंची है। तो देखो, खपरेल की जगह पक्के का मकान हो गया। पहले खपरा का था, अब किसका हो गया? दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन और जनरेटर, बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने। शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार थे। नरेश कह रहा था आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बुआ। ठीक है, सब कुछ है और घर में फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी सब कुछ है। कैसे कहें लीलावती की यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ। यह सब देखने आई थी क्या? उसको तो देखना था पुराना चीज, इसलिए तो जीप देखा तो उसको क्या पहुंचा? खेत। उसको लगा था वही पुराना चीज आता, बैलगाड़ी, तो उसको मजा आता, ऐसा कुछ। तो यह सब कुछ और इससे भी ज्यादा है उसके पास। किसके पास? लीलावती के पास ये सब तो बहुत ज्यादा है पहले से, क्योंकि वो खुद ही मुंबई में रहती है। वह तो नैहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रहे कि जैसे पहले क्या होता था, कभी लाइट आती थी, कभी लाइट नहीं आती थी, होता था ना। वो सब जमाना अब कहाँ रहा। सखी सहेलिया, नदी पोखर, खेत खलियान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का तान्हा, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बड़हम बाबा का मंदिर। कैसे कहे कि क्या देखने चाहती है बुआ। तो इस तरह के आपके गांव में भी कुछ ना कुछ होता है ना। अपने गांव में भगवती स्थान है ना घूमने वाला, और क्या है? पार्क, और कुछ ना कुछ है जो आप वहां से आते हो तो सोचते हो कि देखने जाएं, ये सब है ना बात। अब तो सांझ हो गई है, वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपने खवास टोली का और सहेलिया माई को 2 साड़ियां दे आती। कौन? लीलावती।
जिन्हें वह बड़ी ललसा से मुंबई से लाई है। अब तो बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, पैर छूने पर आशीष देगी। हमारे ऐसन झूल झूल बूढ़ी हो जाइए बेटी। क्या बोला? हमारे ऐसन झूल झूल बूढ़ी हो जाइए बेटी। यही बात बनल रहे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माँ की खवास टोली के विषय में जो कुछ कहा उससे तो लीलावती के होश उड़ गए। तो देखो अब क्या क्या बोलते हैं खवास टोली के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में? सहेलिया माँ के बारे में क्या क्या बोलते हैं लीलावती को सुनाते हैं। अब बोलते हैं, सुनती हो बुच्चीदा, सहेलिया माँ का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई लिए हुए था। उसका बेटा है ना कलेसरा, उसने जमीन पर सिकमी बटाई का दावा ठोक दिया है। यह सब मैंने तुमको कभी बताया नहीं है। केस मुकदमा चला, जमीन पर पहले दफा 107 लगा, फिर 144 लगा। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हम लोगों का क्या मुकदमा करता कलेसरा? केस में हार गया। केस में क्या हो गया? हार गया। हम लोगों की डिग्री हो गई, ऐसा कुछ बोले। भैया बोलकर मुस्कुराने लगे। नरेश बगल में बैठा हुआ था, बुआ की तरफ देखता कहने लगा, असल बात तो बता ही नहीं रहे हैं बाबूजी। असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? आप सब समझ नहीं रहे हो इसका मतलब, बात को समझ रहे हो? अगर समझ रहे होते तो आपके मुंह में हंसी होता। क्या बोले? हाँ, क्योंकि जैसा ये बोल रहे हैं ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए बोले थे किताब के सामने रहता तो कुछ ज्यादा समझ पाते। तो देखो, असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ, ऐसा बोल रहे हो उसका भतीजा, ठीक है ना। सबसे आरक्षण लागू हुआ है, जब से आरक्षण लागू हुआ है खूनी पार्टी ज्यादा उग्र हो गई है। 5-6 साल पहले आप वाली जमीन पर भारी बवेला मचा। आप वाली जमीन मतलब किसके जमीन पर? लीलावती का जो 5 एकड़ जमीन था उस पे क्या मचा था? बवाल मचा था, बवेला मचा था। कलेसरा ने तो फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर, नहीं समझा? फरसा कुदाल किस पर चला दिए थे? लीलावती के नहीं, लीलावती के भाई पर। जो बोल रहा वो भतीजा बोल रहा है। हाँ, तो कलेसरा ने फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर। वह तो कहिए कि बीच में आ गया कलेसरा का बाप सोनेलाल। क्या? सोनेलाल। कलेसरा का बाप कौन है? सोनेलाल। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, बेचारी की कलाई कट कर जमीन पर गिर गई। नहीं, कलेसरा का बाप ऐसे रखा ना, उसका ही हाथ कट गया। कलेसरा अपना ही बाप का हाथ काट दिया। काटना चाह रहा था किसका? नरेश के, कट गया सोनेलाल का कट गया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, बेचारी कलाई कट गई, जमीन पर गिर गई। बाबूजी तुरंत उसको जीप पर बैठाकर अस्पताल ले गए। किसको? कलेसर के बाप को। सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा, चारा मशीन से कलाई कट गई। उसने बोला किससे कट गया? चारा मशीन। अरे चारा मशीन में घुमाने वाला नहीं होता, तो मतलब उसका नाम नहीं लिया, बोला किससे कट गया? चारा मशीन से, ताकि केस मुकदमा ना हो। काठ की मूरत बनी। काठ मतलब क्या? लकड़ी की मूरत बनी, मतलब जो कुछ ना बोलती चुपचाप खड़ी हो। काठ की मूरत बनी लीलावती यह सब सुनती रही। क्या यह सब जो सुन रही है सच है या कोई कथा कहानी है? ऐसा कुछ पूछते हैं। एक ही माँ के संतानों का दूध पीने वाला कलेसर और लीलावती। अवसाद के काले बादलों में घिरी लीलावती को सुनकर भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है पिछली जातियों के लोग हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। बोल रहे हैं उसका भैया, जब से ये आरक्षण लागू हुआ है तब से जो पिछड़ी जाति मतलब क्या? एसटी वाले लोग क्या समझ रहे हैं? एसटी और एससी वाले लोग क्या समझने लगे हैं? दुश्मन। किसको? ब्राह्मण लोग को, उच्च लोग को। हाँ, उच्च लोग को। हाँ, पिछड़ी जातियों के लोग हम लोग अपना दुश्मन समझने लगे हैं। भैया के बोलने के बीच में ही नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं बुआ। कौन बोल रहा है ये? नरेश बोल रहा है। खतरनाक है दोनों, उसका भतीजा भी। हम लोगों का भी अपना संगठन है, अपनी सेना है।
साफ साफ 2 फाक हो गया है गांव। गांव कितने भाग में बांट गया? 2 भाग में। खवास टोली और पूरे पछियारी टोले से तुम्हारी वाली जमीन के मामले के बाद से आना जाना, न्योता पिहानी सब बंद है। खूनी राजनीतिक पार्टी को खवास टोली वाले चढ़ाते हैं, समझ गया, कि समांती जात के हैं हम लोग। अब सन्न भाव से शून्य में देर तक देखती रही कौन? लीलावती। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हम आए थे क्या देखने और चल क्या रहा था ये सब। दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़े कमल पोखर की तरफ निकल गई कौन? लीलावती। तीसरे पहर घर के पिछवाड़े मतलब कोई घर है उसका पीछे वाला भाग, उसी की तरफ वो निकल जाती है कमल पोखर की तरफ कौन? लीलावती। एकदम सुनसान था कमल पोखर, ढेर सारी कटीली जंगल झाड़ियां उगाई थी। बगल के किसी पेड़ से पंडुकी की पक्षी की आवाज आ रही थी, तू तुरुम इस तरह का। तू कहाँ है, तू कहाँ है, मतलब इसका हिंदी हुआ, समझ गया। इस तरह की आवाज आ रहा था पक्षी का। आगे पोखर के ऊंचे मोहार पर खड़ी लीलावती हसरत भरी आंखों से पश्चिम की तरफ देखने लगी, खवास टोली की तरफ। सहनाई और खुर्दुक आवाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई। सहनाई जानते हो ना, फूकर जो बजाते हैं, जब शादी हो रहा था तो बज रहा था। तो पहले सहनाई ज्यादा फेमस था, अभी भी कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं वो बजाते हैं सहनाई। सहनाई और खुर्दुक बाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। इसका मतलब कोई ना कोई शादी ब्याह होने वाला होगा, तभी तो ये सब। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी, खवास टोली का पहला घर सहेलिया माई का है। पहला घर किसका था? सहेलिया माई का था। वहीं से सहनाई की आवाज आ रही है, शायद लगता है शादी ब्याह है खवास टोली में। सहनाई पर यह पुरानी धुन कौन बजा रहा है? पिया मोर बालक हम तूनी है, इस तरह का कुछ बज रहा था गाना, ठीक है ना। शायद रघु काका होंगे। आज के फिल्मी युग में विद्यापति गीत की धुन कौन बजा सकता है? विद्यापति भी कहाँ के बताओ? बिहार के, अपने बिहार के, अररिया के नहीं, बस बिहार के। मिथिला बोलते हैं, मिथिला को फिर उसको बोलते हैं विद्यापति को। विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा सकता है सिवा रघु काका के? लीलावती को अपनी शादी के बाद विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन आ लगे। बड़ा रे जतन से सुग्गा रे हम पोसलो, सेहो सुग्गा उड़ेल आकाश। इस तरह गाना सुने हो क्या आप लोग? हम सुने हैं, कभी आप सर्च करना मोबाइल पाएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक समझ आ रहा है क्या सब चला कहानी? आगे बढ़े, खत्म भी करना। टाइम कितना हुआ देखिए तो? 45। अभी है ना, हो जाएगा खत्म। देखिए, खवास टोली से आती सहनाई के आवाज से मन आसान सा हो गया। भौजी से पूछा, उधर खवास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी? तो भौजी कुहरती हुई बोली, मुझे क्या पता बुच्ची दादी, कहाँ क्या हो रहा है। होता है ना, सब लेडीज कुछ ऐसे ही बोल दिया। तब तक नरेश आ गया। नरेश कौन था? उसका भतीजा। बोला, हाँ शादी है कलेसर की बेटी की। कलेसर का भी शादी होता था। हाँ, कलेसर की बेटी का शादी है। अपना हलवाहा बता रहा था, ऐसा कुछ। कलेसर की बेटी, ऐसा आश्चर्य होकर बोलती है। सहेलिया माँ की पोती, इस तरह कौन सोच रही है? हाय रे देव, लीलावती के मन में तूफान सा उठने लगा। कितना अच्छा होगा यदि सहेलिया माँ की पोती की शादी वहाँ पहुँच जाए, ऐसा कौन सोचने लगी? लीलावती। देखो, लेकिन भैया भौजी और बड़ा भतीजा सुरेश जाने देगा भला तब ना। बैकवर्ड फॉरवर्ड, जमीन का मामला, बोल चाल, आना जाना सब बंद है, जाने देंगे भला? इस तरह की बातें हुआ। लीलावती छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोला। किससे बोल रहा है? नरेश से बोल रहा है, रे नरेश मेरा एक काम कर दोगे? बोलता नरेश हंसते हुए कहा, हाँ बुआ करूंगा, बोलिए तो सही। तो लीलावती प्रौढ़ावस्था से फिसल कर अकस्मात चंचल किशोरी बन गई थी। यानी बूढ़ी अवस्था से क्या बन गई वो? चंचल किशोरी बन गई। तो देखो अब क्या करने लग रही है। फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, कान में बोलती है, शाम होने को है नरेश, और मुझे किसी भी तरह सहेलिया माँ के घर पहुँचना है। किसी से कहना नहीं, बस मुझे पोखर पार करा दो। समझा? पोखर था एक, उसको पार कराना था। वहां से मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई है। क्लियर है ना? अब वो कहाँ जाने की तैयारी में है? सहेलिया माँ के घर।
शाम गहरा गए, सहेलिया माँ के लिए लाई दोनों साड़ियां लीलावती ने कांख में दबा ली और नरेश के पीछे पीछे चलती पोखर पार तक आ गई। खवास टोली में शायद सहेलिया माँ के दरवाजे पर पेट्रोमैक्स की रोशनी दिख रही थी। जूते हुए खेत और आड़ धूल को लांघती वह सहेलिया माँ के दरवाजे पर पहुंच गई। अब क्या हो गया? पहुंच गए। दृश्य बन रहा दिमाग में, क्या क्या हो रहा है बनना चाहिए। अगर फिगर बन रहा दिमाग में ऐसा ऐसा हो रहा है तो समझ लो सच में आप पढ़ रहे हो, नहीं बन रहा है तो समझ लो दिक्कत है आपको। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। रोशनी की आंट में अपने को लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई। फूस के ही वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन, गांव समाज की औरतों और बच्चों से आंगन भरा हुआ था। गीत नाद हो रहा था, मतलब गीत की आवाज आ रहा था। बाहर दरवाजे किसी कोने में बैठे रघु काका किसी पुराने फिल्मी गाने की धुन बजा रहे थे। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ। ओसरे पर पंजों के बल बैठी थी कौन? सहेलियां। पंजों के बल समझते हो? पंजाब में। हाँ, जैसे बैठ जाते हो हाथ नीचे करके, कुछ लोग होते हैं खाते वक्त भी हाथ नीचे करके खाते हैं। ऐसा मत किया करो आप लोग, खास करके आप लोग नहीं करते हो ना। अच्छे से बैठ जाओ बेंच टेबल पे और माथा पे हाथ। माथा बांधा कर नहीं खाता है कोई। अच्छा कोई खाता है क्या माथा पे हाथ? अगर कोई सोचता हो हाँ ऐसा भी करता है कोई क्या? ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे बैठी थी कौन बोलो? सहेलिया माँ। सर लीलावती बैठी। सहेलिया माँ। अब सहेलिया मैं क्या करती है? लीलावती को पहचान लिया। पहचानेगी नहीं, जिसको दूध पिलाई वो नहीं पहचान सकती। तो वह चुपके से उसके पास गई और पैरों पर गिर पड़ी। ठीक है, कौन गिर पड़ी? सहेलिया मैं क्यों गिरेगी? लीलावती। आंखों की मंद ज्योति कारण सहेलिया मैं पहचान नहीं सकी, मतलब वो देख नहीं सकती थी अच्छा से, लेकिन लीलावती तो पहचान गई थी। नहीं पहचानी काकी पूछती है, मतलब कौन? लीलावती। नहीं पहचानी काकी, मैं लीलावती बुच्चीदार लाल बाबू की बेटी। समझ गया? इतना सारा बोला। तब तक दूसरी औरतें आगे वहाँ, अरे बुच्चीदार लाल बाबू की बेटी, बम्बे वाली बुच्चीदार, लेकिन यहाँ कैसे? घोर अचरज, आज गैबी बात। समझ गया ना? इस तरह का अचरज नहीं करते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो अब देखो सहेलिया माँ के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया हो, ऐसा। समझ गया ना? सहेलिया माँ के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया हो। लीलावती सहेलिया माँ के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। समझ गए बात को? ऐसा प्रेम था इन दोनों के बीच। बाढ़ के पानी से यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई कि सहेलिया माँ आई है। समझा? सहेलिया माँ। लीलावती आई है। तो गजब बात है। बबुअन टोले से इतनी दुश्मनी चल रही है, आना जाना टोला, आना डोना टोका चाली सब बंद है। और बुच्चीदार अनहरिया रात में गिरती पड़ती आ गई है सहेलिया माँ के घर। लोग उमड़ पड़े लीलावती को देखने। समझ गया ना? जिंदगी का ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ रहा था, आह्लाद मतलब खुशी का सागर उमड़ रहा था। बूढ़े सोनेलाल दौड़ते आए दरवाजे। सोनेलाल पता है कौन है? कलेसरा का पिता। हाँ, कलेसरा का बाप था। बुच्चीदार को देख आंखों में आंसू आ गए उनको भी। आशीष के लिए उठे, आशीष मतलब आशीर्वाद के लिए उठे दाहिने लूले हाथ को, एक हाथ तो कट गया था ना, तो लूले हाथ से उठे दाहिने लूले हाथ को अपलक देखती रही, मतलब बिना पलक को झपकाए हुए बस लीलावती को ही देखती रह रही थी। समझ गया? ओसरे पर बैठते हुए भरोई आवाज में कहने लगे सोनलाल, तुम आ गई बुच्चीदार, जिंदगी का सुफल मिल गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने आंगन में बुच्चीदार को देख रहा हूँ, लगता है कोई सपना है। बोलते बोलते रोने लगे। कौन? सोनेलाल। तभी दौड़ता दौड़ता कलेसर आ गया और एकदम से लीलावती के पैरों पर गिरा। कलेसर भी उसके पैरों पर गिर गया। था तो उसका भाई ही। देखो रोता रहा देर तक। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसू की यह गंगा जमुना बाढ़ है। इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा बहा कौन जाने। लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा,
भूल चूक माफ कर देना दीदी। कौन बोल रहा है? कलेसरा। अब ये हाथ किसी पर कभी नहीं उठेगा। लीलावती कलेसर के पीठ थपथपाती रही। याद आ रही थी भैया और भतीजे की बात। कलेसर किसी खूनी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है। उस आंगन में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। लगता था समय ही रुक गया है। ऐसा कभी माहौल आ जाता है, समझ गया ऐसा। तो देर रात बगल के गांव से बारात आई। देर रात बगल के गांव से बारात आई, क्योंकि बेटी का शादी था। किसकी बेटी का? कलेसरा की बेटी का शादी। तो बारात भी आई। विवाह की विधियां चलती रही। सारी रात गांव की औरतों की झुंड में बैठी लीलावती विवाह के भूले बिसरे गीत गाती रही। सुबह हो गए। बैसाख के महीने का सूरज बांस भर ऊपर चढ़ आया। लीलावती भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी। गांव की अपनी बुच्ची दाई को विदा करने खवास टोली के लोग ही नहीं, पूरे सोलकन टोले के लोग, औरतें, बच्चे सब एकत्र थे। किनको? लीलावती। इन सब से घिरी लीलावती आम बगान के इस पार तक आई। पोखर के मुहार पर भैया, भौजी, बहू, भतीजे और बबुआन टोले के लोग खड़े थे और एकटक इसी तरफ देख रहे थे। किसके तरफ? लीलावती की तरफ। थोड़ा सा और बचा है, देखिए क्या होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है कुछ? कहानी तो बहुत अच्छा है। वायल की गाड़ी लाल साड़ी पहने और भर मांग सिंदूर पोते लीलावती पोखर के मुहर पर आई। सारे लोग स्तब्ध, मतलब कुछ नहीं हुआ, चुपचाप थे, स्तब्ध। लीलावती को तो देखते रहे। मुंबई में सारी आधुनिक सुविधाओं के बीच रहने वाली लीलावती इस वक्त पूरी देहातीन लग रही थी। मतलब समझ गए ना, शहरी नहीं, कैसा लग रही थी? गांव वाली, देहातीन लग रही थी। चेहरे पर परम उपलब्धि की अपूर्व आभा थी। मतलब मुंह पे एकदम चमक था खुशी का। भैया, भाभी, भतीजे सब चुप। ना कोई आरोप, ना प्रत्यारोप, ना रोष, ना उलझना उलाहना। नरेश भोचक सा बुआ का सिंदूरी चेहरा देखता रहा। नरेश ही आया था ना इसको पहुंचाने के लिए। नरेश देख रहा था। दूसरी सुबह भैया ने लीलावती से उसकी 5 एकड़ जमीन की बात चलाई। अपनी अमानत वापस ले लो बुच्चीदार। जमीन था ना, बोला कि अपनी जमीन ले लो, चाहे तो बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, इस बार कुछ करके ही जाऊंगी। आप लोग भी मेरी जमीन को लेकर परेशान में रहते। जमीन के कारण ही हुआ था लड़ाई झगड़ा। अब देखो क्या करता हूँ जमीन का। दोपहर बाद भैया ने संदूक से जमीन के कागजात निकाले और लीलावती के हाथों में देते हुए बोले, हाल में कटाई गई लगान की रसीद भी इसी में है। दोनों हाथों में जमीन के कागजात लिए लीलावती भैया, भाभी और दोनों भतीजों को चुपचाप देखती रही। फिर मुस्कुराती हुई भैया से बोली, आपसे वचन चाहती हूँ भैया। ठीक है, क्या बोलती है? आपसे वचन चाहती हूँ भैया। कौन बोलती है बोलो? लीलावती बोलती है। देखो क्या बोलती है। पहले आप वचन दीजिए कि दान में मिली अपनी जमीन का मैं जो करूंगी उसे आप लोग मंजूर करें। क्योंकि दान में किसको मिला था? लीलावती को। किसने दिया था? उसके पिताजी ने दिया था। कलेसर के पिता नहीं, मतलब बुच्चीदा के पिता। हाँ तो लगता है तो बुच्चीदा का जो भाई था ना, उसको बोल रहा है कि मैं अपनी जमीन का कुछ भी करूंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, ये मुझे वचन दीजिए। समझ के बात को? हाँ। तो भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्चीदा, तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। भैया ने फिर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्चीदा, तुम जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। आखिर जमीन तो तुम्हारी ठहरी, वह भी दान की जमीन। लीलावती भैया तो आंखों में झांकने लगी। मुझे आप लोगों की दुआ से कोई कमी नहीं है भैया, बोलते हैं मुझे कोई कमी नहीं है, इसलिए दान में मिली जमीन मैं दान में ही देना चाहती हूँ। आप वचन दे चुके हैं, मुस्कुराइएगा नहीं, मुकरिएगा नहीं, मतलब वचन से मुकरिएगा नहीं। मैं यह जमीन सहेलिया माई को रजिस्ट्री करना चाहता हूँ। यानी जमीन किसको दे दिया? ये होती है बेटी, अपनी जमीन को अपनी माँ को ही दे देता है जिसने उन्हें दूध पिलाया था। दूध का मूल कौन दे सकता है? फिर भी झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना? नरेश बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है, भौजी बोल रहा है कि नरेश, सुरेश, भौजी, कोई दिक्कत है? सब हतप्रभ और लीलावती का चेहरा ऐसा देख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो उसे। हंसती हुई भैया से बोली, सहेलिया मैं और कलेसर कल
फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस से मिलेंगे। मैंने कह दिया है उनसे मेरा मान रखिएगा भैया, पता नहीं फिर कब लौट कर आना होगा नैयर। आपको और सुरेश नरेश को भी साथ चलना होगा सेना खत यानी सेना खत के लिए सिग्नेचर के लिए। बुआ के अप्रत्याशित फैसले पर सुरेश और नरेश एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और इसके दूसरे दिन भैया लीलावती का मन रखने के लिए फारबिसगंज जाने के लिए तैयार थे। जीप में ड्राइवर की सीट पर सुरेश था। भैया की खादी कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागजात का पुलिंदा था। जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह उब डूब नहा रही है। समझ गया? इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है। लिखा किसने था? रामधारी सिंह दिवाकर। लेखक कहाँ का है? बिहार का गजब लिखा, गजबे लिखा है बिहार का लेखक। बहुत पहला वाला ये लिखा। नदी क्या है? सूखा है और उसके ऊपर पुल है, यानी सूखी नदी का पुल। ये क्या है? एक कहानी है। और मुझे साहित्य की कौन सी विधा है तो क्या बोलोगे? कहानी बोलना। क्या बोलोगे? कहानी। लिखा किसने इसे? रामधारी सिंह दिवाकर। दिवाकर ने लिखा। एक होता है दिनकर, एक होता है दिवाकर। दिवाकर। ठीक है। जो दिनकर थे वो बेगूसराय के थे और दिवाकर कहाँ के? अररिया के हैं। समझ गए ना? आ जाइए। रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कब हुआ था? मतलब जन्म कहाँ हुआ था? नरपतगंज अररिया बिहार। नरपतगंज अररिया बिहार। जन्म तिथि क्या है? जनवरी 1945। जनवरी 1945। इसकी कहानी जो है वो है, पहला है नए गांव में अलग अलग अपरिचय। नए गांव में अलग अलग अपरिचय। दूसरा है बीच से टूटा हुआ। नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, मखान पोखर, माटी पानी। ये सब क्या था? कहानी। जैसे आपसे क्या पूछ सकते हैं? जैसे पूछ देगा कि सरहद के पार किन की कहानी लेखन है, किसने लिखा इसे, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिवाकर ने। ठीक है। अब इसने कुछ उपन्यास भी लिखा। उपन्यास जानते हो कि कब लिख पाते हैं लोग? तो उपन्यास में एक उपन्यास है क्या घर क्या परदेश। दूसरा है काली सुबह का सूरज। काली सुबह का सूरज। पंचमी तत्पुरुष। अगला है आग पानी और आकाश। ये सब इनका उपन्यास था। तो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। हाँ बस वैसे उतारना, आराम से सुनिएगा कहानी को।